स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के द पीपी शो में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शिरीष मिश्रा जी, डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी रैदर। क्योंकि ये जितने सरल स्वभाव के हैं, उतना ही बड़ा और वृहद इनका अनुभव रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि आज दर्शकों को, हमारे खासकर जो युवा दर्शक हैं, उन्हें डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी की बहुत सी जीवन की जो अनुभव हैं वो उनके सामने आए। तो आइए बात करते हैं शिरीष मिश्रा जी से, और उन्हीं के स्ट्रगल की, उन्हीं के जीवन की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आज दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शिरीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। शिरीष जी, जो फरवरी 10 तारीख से हमने जो पीपी शो की जो शुरुआत की थी, ये एक कल्पना से कि जो अभी कोविड के खासकर जो 2 साल बीते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि इसमें लोगों में बहुत सी निगेटिविटी, खासकर यूथ में बहुत सी निगेटिविटी आई है। क्योंकि मार्केट भी डाउन हुआ और रोजगार की जो अवसर है वो कम हुए, और जिसके बाद जो सेविंग्स थी वो 2 साल सस्टेन करने में चले गए। तो उसको देखते हुए हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना, जो भाई धीरू भाई अंबानी और बिल गेट्स को तो बहुत लोग जानते हैं, पर मिले नहीं, वो उनके आसपास के लोग नहीं हैं। तो हमने सोचा कि अगर इन युवाओं के या समाज के आसपास के लोग, जिन्होंने अपना जीवन में एक स्ट्रगल करके मुकाम बनाया है, उनकी अगर प्रेरणादायक बातें सामने आए तो कुछ पॉजिटिविटी आएगी। तो आज आपके जीवन के बारे में बहुत सी चीज़ें युवा खासकर युवा पीढ़ी जानना चाहती है। तो शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से। फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि मेरे परिवार में सारे लोग इंजीनियर थे। मेरे दादाजी भी इंजीनियर थे, ड्राफ्ट्समैन थे वो। और मेरे पापा जी भी इंजीनियर थे। मेरे जो बीच वाले चाचा जी हैं वो भी इंजीनियर थे। और सबसे छोटे वाले चाचा जी वो ठेकेदारी थी, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम था उनका, कंस्ट्रक्शन का काम था। तो पापा जी ने डिप्लोमा किया था, उसके बाद जबलपुर नगर निगम में वो लग गए। मेरे चाचा जी MCL महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से चीफ जनरल मैनेजर सिविल होकर रिटायर्ड हुए हैं। और सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं वो, उन्होंने अपना काम वगैरह अभी बंद कर दिया है, तो वो अपना, उनके बेटे लोग काम करते हैं और उनका अपना अच्छा काम है। मतलब जो भी उनका घर परिवार अच्छे से चलता है। और इसके कारण हमारे दिमाग में भी कुछ था नहीं कि हमको सिविल के अलावा कुछ और सोचना है, कुछ करना है इंजीनियरिंग के अलावा। कभी जो भी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ 2 ही चीज़ें समझाई जाती थी कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। क्लास में ज़्यादातर जो जिनका बैकग्राउंड कुछ और होता था वो इंजीनियरिंग की तरफ सोचते थे, जिनका इंजीनियरिंग होता था बैकग्राउंड परिवार का, वो इंजीनियरिंग की ही तरफ सोचते थे। कुछ लोग जो डॉक्टर बनना चाहते, जिनके मदर फादर डॉक्टर थे, वो उस लाइन में चले गए। तो ऐसा हुआ कि पापा जी की बहुत इच्छा थी कि मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूं। पर ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हो या आपके पेरेंट्स सोचते हैं। ज़िंदगी वैसी होती है जैसा ऊपर वाला सोचता है, आपको खुद रास्ते मिलते जाते हैं। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि पिताजी को अखबार और पत्रकारों से के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं था उनके मन में, क्योंकि वो नगर निगम में नौकरी करते थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते थे जो उनसे मतलब अपेक्षा रखते थे। उसके चलते वो उनके मन में एक थोड़ा सा माने उतना आदर भाव नहीं था। तो हमारे घर में न्यूज़पेपर भी पढ़ना अलाउ नहीं था। हमारे दादाजी के यहाँ पेपर आता था, हम लोग ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं जाके पढ़ता था, चोरी छुपे पेपर पढ़ते थे। फिर क्या हुआ कि मेरा पीटी में कुछ नंबरों से इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। तो उस समय डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता था डिप्लोमा में, तो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। तो सभी तरह की ब्रांच मिल रही थी मुझे। सिविल के अलावा, सिविल सबसे नीचे था, उसके अलावा वहाँ पर कंप्यूटर से था, वो भी मुझे मिल रहा था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग कुछ ही नंबर से गया था। पर मेरे घर में सिविल का ही माहौल था, तो मैं सिविल की पढ़ाई करने के लिए मैंने ऑप्ट किया। तो चूँकि पहले सिविल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती थी, क्योंकि उसका बहुत बैकग्राउंड था, मतलब उसका बहुत एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी कि लोग सिविल इंजीनियर ही ज़्यादा सक्सेस होते थे। तो उस समय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का उतना जोर नहीं था, लेकिन मेरे समय में कंप्यूटर का जोर शुरू हो गया था, तो लोग उस तरफ ध्यान देते थे। जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो जो काउंसिल में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने सिविल भरा, आप तो कंप्यूटर भरिए, मैकेनिकल भरिए, इलेक्ट्रिकल भरिए। वो सब ऊपर थी सिविल से। पर मैंने बोला नहीं, मुझे सिविल ही करना है। तो मैंने अपने फादर से उस समय पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सिविल ही करेंगे।
जब सिविल इंजीनियरिंग में मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया तो क्लासेस वहाँ पे बहुत दिन भर क्लास होती थी। बाकी जो ब्रांचेस थी उसमें उतनी पढ़ाई नहीं होती थी। वो लोग 2-3 घंटे में कॉलेज से चले जाते थे। हमारी 10:30 से 5:30 6 6:30 तक क्लास होती थी। तो बहुत मेहनत का काम था। ड्राइंग में मैं उतना अच्छा नहीं था। मेरे दादाजी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरे पिताजी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तब मेरे दादाजी अलाइव थे तो मैं उनसे पूछता था कि इसको कैसे करना, तो बोले करते रहो आ जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि उसके बाद भी मुझे उतना उसमें विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई। मेरी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत अच्छी थी। फिर मेरे को समझ में आया कि अकेले डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, तो मैंने साथ में बीकॉम परस्यू करना शुरू किया। मीनवाइल जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मैं सिविल इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। तो पापा जी ने मुझे नगर निगम में ऐसे टेम्प्रेरी बेसिस पे लगवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फिर उसके बाद धीरे धीरे परमानेंट हो जाते हैं। मैं 2-3 दिन गया, फिर मुझे समझ में आया मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने मेरे से एक चीज़ और ज़रूर बोली कि ठीक है, तुम्हारा वहाँ मन नहीं लग रहा तो तुम क्या करना चाहते हो। मैंने बोला मैं सिविल का ही काम करना चाहता हूँ, और कुछ काम तो तब दिमाग में था ही नहीं। पत्रकारिता तो दूर दूर तक मैंने इसके बारे में ना सुना था ना समझा था कभी। तो फिर ऐसा हुआ कि पिताजी ने मेरे को बोला कि यहाँ छत्तीसगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, पहले चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार जी, उनके जो ससुर थे हृदय स्वरूप गुप्ता जी, वो बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वंस अपॉन अ टाइम। फिर बाद में उन्होंने वो सब काम को वाइंड अप करके छोटे स्तर पे काम शुरू किया था, क्योंकि उनका बहुत काम फैल गया था पहले। तो मेरे पिताजी ने बोला तुम ज़िंदगी में बेईमानी और दूसरी चीज़ें तो सीख ही लोगे यदि तुम्हें उस लाइन वो करना होगा, लेकिन ईमानदारी, अनुशासन यदि तुमको सीखना है तो मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजता हूँ जो बहुत अनुशासित और बहुत ईमानदार व्यक्ति है और बहुत कठोर परिश्रमी है। जब मैं उनके पास ज्वाइन किया तो ही वाज 78, पर वो सुबह 8 बजे साइट पे खड़े रहते थे और शाम तक हमारे साथ 7 बजे तक, बस लंच के लिए आधा घंटा का ब्रेक होता था। तो उनके साथ बहुत सीखा, ऑनेस्टी और किस तरह से काम करना है वो। फिर वहाँ काम करते 1 साल, तब मेरे को 800 रुपये महीना मिलता था। तो फिर उन्होंने मेरे काम देखते हुए मेरा 1000 रुपये महीना कर दिया। फिर 1 साल जब काम हो गया, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम था, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, उसको जब नीचे से उठाना शुरू किया, एकदम जब पाइलिंग हो रही थी वहाँ से लेके फिर जब स्लैब डालने की प्रक्रिया चलते चलते साल हो गया, तब तक वो बिल्डिंग 4 मंजिल की ऊंचाई तक आ चुकी थी। और पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। तो तब तक मेरा बीकॉम भी चल ही रहा था। इस बीच में मुझे एक ब्रेक मिला। एक निम्को टाइल्स कंपनी थी जो बंद थी, उसकी फैक्ट्री बंद थी, और उसके जो ओनर थे वो हमारे बड़े पिताजी क्लाइंट थे, वो इनकम टैक्स सेल टैक्स की वकालत करते थे। तो उन्होंने बोला वहाँ जॉब करोगे क्या? तो मैं बोला हाँ कर लेंगे, कितना सैलरी मिलेगी? तो उन्होंने 2000 रुपये महीना मिलेगा। तो सैलरी जस्ट डबल हो रही थी, तो मैं वहाँ चला गया। तो मुंबई में उनका ऑफिस था वीटी के पास। उसके बाद वहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग हुई। उनका विरार के आगे एक दहानू जगह है गुजरात में, वहाँ उनकी फैक्ट्री थी, उसमें भी एक ट्रेनिंग हुई 10 दिन की। उसके बाद आके उनकी फैक्ट्री बंद थी, अबेंडेंट थी पूरी, और उनका बहुत सारा मार्केट में पैसा फंसा हुआ था। वो निकालते निकालते 1 साल हो गया काम करते करते। मीनवाइल मेरा बीकॉम भी हो गया। बीकॉम हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करें। तो हमने जनरली किसी से सुना था, उस हमारे एक फ्रेंड थे, उनके ब्रदर की डेथ हुई थी, तो उनके यहाँ बैठने गए तो वहाँ पता चला कि ऐसा कोई कोर्स होता है जर्नलिज्म का। तो किसी ने बताया कि नवभारत में मनीष गुप्ता जी हैं, थे मतलब, अब वो दैनिक भास्कर के एडिटर हैं जबलपुर के, तो वो मेरे मेंटर भी हैं। तो उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं सीधे उनके पास गया, मैंने पूछा उनसे, मैं उनको जानता भी नहीं था, मैंने उनसे ही उनका नाम पूछा कि यहाँ मनीष गुप्ता कौन है? तो उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। तो मैं बोला कि जर्नलिज्म में ऐसा कोई कोर्स होता है क्या? तो बोले हाँ होता है। तो कब होता है? तो बोले अभी उसके फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो मैं एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं? तो बताया ये पूछते हैं। तो बोले आप भरो, फिर बताऊँगा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। फिर उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैं नवभारत में इंटर्नशिप किया। उसके बाद फिर नवभारत में एडिटोरियल में जाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैं नवभारत में सेल्स साइट ज्वाइन किया। तो जब वो सेल्स जबलपुर में ही सेल्स साइट ज्वाइन किया, तो फिर वहाँ पे हम लोग स्पेशल सप्लीमेंट निकालते थे। क्योंकि मेरा लिखने में और रिपोर्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसमें जो स्पेशल सप्लीमेंट हुआ करते थे वो अलग अलग सब्जेक्ट पे होते थे, जैसे ऑटोमोबाइल, कोचिंग,
स्कूल और अलग अलग एरिया के हिसाब से हौजरी हौजरी आइटम्स पे, बहुत तरह की चीज़ों पे, कपड़ों पे, और ऑटोमोबाइल में भी अलग अलग 4 व्हीलर सेगमेंट अलग, 2 व्हीलर सेगमेंट अलग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। तो उसमें मैं उन व्यापारियों का इंटरव्यू लेता था, उसको उसको पूरे आर्टिकल तैयार करता था और पूरा पेज बनाता था, साथ में सेल्स का भी काम चल रहा था। ऐसे करते करीब 2.5 साल गुजर गए। उसके बाद मुझे हितवाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली सेल्स हेड की। जब हितवाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो नवभारत में मैं था, उसी दौरान मैंने लॉ अपना परस्यू करना शुरू किया। शाम को रेगुलर क्लासेस होती थी। तो जब मैं हितवाद में काम कर रहा था, उस दौरान मेरा लॉ कंप्लीट हो गया। तो पीटीआई में वहाँ पर हाई कोर्ट कवर करने के लिए स्ट्रिंगर रखने की परंपरा है, जिसका लॉ बैकग्राउंड हो। तो वहाँ एक संपर्क से मेरे को वहाँ वो मौका मिला, लेकिन उसमें बहुत कम पैसा मिलता था, 250 रुपये मिलता था। क्योंकि मेरे लिए वो पैसा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था कि मुझे हितवाद से 4,500 रुपये महीना मिलता था। तो हितवाद में भी वही चलता रहा, और फिर मीनवाइल में थोड़ी सी बिजनेस रिपोर्टिंग भी करने लगा। इस बीच में मेरा संपर्क यूएनआई में हुआ दिल्ली में किसी से। तो फिर मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में फिर मैं क्लियर हुआ। उसके पहले मैंने पीटीआई का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं यूएनआई दिल्ली ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान छत्तीसगढ़ बना, तो यूएनआई वालों ने पूछा हमसे, हमारे जो सीनियर्स थे, कि आप वहाँ जाने में इंटरेस्टेड हो, नया राज्य आपके जबलपुर के पास है। तो मैं यहाँ 11 दिसंबर 2000 को आ गया। तब नई नई सरकार बनी थी यहाँ पर अजीत जोगी जी की, और नया मंत्रिमंडल था, राज्य नया, एकदम नया राज्य बना था। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक घटना हुई थी नेता प्रतिपक्ष चयन की, और जब अजीत जोगी जी का सिलेक्शन हो रहा था सीएम के रूप में, तो विद्याचरण जी के फॉर्म में वो घटना हुई थी। इत्तेफाक से मैं उन दोनों घटनाओं को गवाह नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस समय यहाँ आया नहीं था। मैं राज्य बनने के 1 महीना 10 दिन बाद आया। वो एकदम शुरुआत की घटनाएं थी उसी समय की। उसके बाद जब मैं आया तब विधानसभा का सेशन शुरू हुआ था नया नया, और पहला ही दिन था विधानसभा का राजकुमार कॉलेज में। तो मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी विधानसभा के सदस्य थे उस समय, पहली विधानसभा के, उनको शपथ लेते, उनके सबके किस तरह से उनके अपने अनुभव थे छत्तीसगढ़ को लेके, वो सब सुना। तो मैं उस विधानसभा का पहले दिन से गवाह हूँ, जब से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वो एक अस्थायी स्ट्रक्चर था जहाँ पे वो विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद मैं करीब 8 साल यूएनआई में काम किया। मुझे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, जब उनकी भारत उदय यात्रा निकल रही थी। रमन सिंह जी नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये बात है मई 2004 की। रमन सिंह जी नवंबर में बने थे 2003 में। तो उस दौरान हम लोग वहाँ पर कवर करने के लिए गए थे जसपुर में। शंख नदी है जहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा अलग अलग होती है। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी भी वहाँ थे, नंद कुमार साय, रमेश बैस जी, सभी लोग। तो उसके बाद सेकेंड डे जब उनका भारत उदय यात्रा का रथ शुरू होने वाला था, तो दिलीप सिंह जूदेव जी के जो विजय विहार पैलेस है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी प्रवक्ता भी थे और उस यात्रा को देख रहे थे। तो प्रकाश जावड़ेकर, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े व्यक्ति का मुझे इंटरव्यू करने का कभी सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने सीएनबीसी आवाज़ आता था, उसमें मैंने एमजे अकबर जी को इंटरव्यू करते हुए देखा, लालकृष्ण आडवाणी का। तो मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने वो उनसे बोला कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने मिल रहा है, उनके साथ जाने मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि 4 दिन बाद मुझे भी यही काम करना है। तो फिर उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ मैंने करीब 1 घंटा ट्रैवल किया, और जिस सीट पे वो एमजे अकबर बैठे थे उसी सीट पे मैं बैठा था। केवल 96 आवर्स का अंतर रहा वो मेरी वो देखने में और वहाँ पे वो चीज़ घटित होने में। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि छत्तीसगढ़ में जितनी बड़ी घटनाएं हुई, जब 12 विधायकों को अजीत जोगी जी ने तोड़ा और उन्होंने अपनी मतलब वो टूट के, भाजपा से टूट के वो कांग्रेस में गए, तो वो जो छोटी सी पार्टी बनी थी, 3 घंटे की पार्टी थी, उसका भी पूरा प्रत्यक्ष गवाह हूँ। जब वो सारे विधायक वहाँ पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के स्पीकर हाउस में एकत्रित थे, तो मैं ही अकेला जर्नलिस्ट था जो वहाँ पर था।
तो यूएनआई में हमारे यहाँ उसमें फ्लैश होता था, जैसे आज ब्रेकिंग कहलाती तो फ्लैश कहलाता था। तो मेरे बॉस थे श्रीधरन पिल्ले जी, उन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पर, ये ऐसी घटना हो रही है। उसके एक दिन पहले उन्होंने मेरे से बोला था कि आप जाइए राजकुमार कॉलेज में, रानी रत्नमाला देवी जो चंद्रपुर से विधायक हैं, वो शायद जोगी के फोल्ड में आने वाली हैं। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ है नहीं। पर इसकी भनक मुझे करीब करीब 15 दिन पहले लगी थी। विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो उस समय जनसंपर्क की गाड़ी में हम लोग कवरेज के लिए जाते थे। तो लौटते में उस दिन विधानसभा लंबी चल गई, जनसंपर्क की गाड़ी चली गई थी। तो तरुण चटर्जी यहाँ रायपुर ग्रामीण के विधायक हुआ करते थे और दमदार नेता थे, जन नेता थे वो। उनकी गाड़ी में हम लोग लौट रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उतने प्रभावशाली नेता नहीं हैं, यहाँ पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी। तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसी बात क्यों कर रहा है। और उनके जोगी जी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बीजेपी में रहते हुए भी। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि आप जोगी जी से इतनी निकटता क्यों, तो उनका कहना था कि हमारे जोगी जी से पुराने संबंध हैं, और चूँकि वो रायपुर के मेयर भी थे, तो बोले एज ए मेयर मेरे को प्रोटोकॉल में जाना पड़ता है। पर उनकी बातों में उस समय ऐसा लगा कि इनका रुझान, तो तरुण चटर्जी जी के साथ करीब 12 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे, परेश बाग बेहरा, गंगूराम बघेल, जिनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता था। पर उनको ऐसा लगा शायद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ फ्यूचर नहीं होगा, तो उन लोग वहाँ चले गए। इसमें एक सोहन लाल भी थे, बहुत यंग थे, बहुत कम उम्र में वो विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के, शायद सामरी से थे विधायक। ऐसे करके फिर जब ये 12 विधायक टूटे, उसके वो घटना का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। एक दिन विधानसभा में जोगी जी के समय ऐसा हुआ कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने एक परंपरा शुरू की थी, बजट में हर विषय पे चर्चा कराते थे वो, माने विभागवार चर्चा होती थी और विभागवार चर्चा के बाद वोटिंग भी होती थी उसका बजट जब पारित होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ विधानसभा में सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच के जो विधायक होते वो कम संख्या में थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा थे। और जब वोटिंग का टाइम आया तो ब्रजमोहन जी चूँकि संसदीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं और उनको बहुत गहरी समझ है नियमों की, कानूनों की और परंपराओं की ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने डिवीज़न मांग लिया। तो विधानसभा में जब डिवीज़न मांगा जाता है तो परंपरा है कि सारे एक बैल बजती है कि जो लोग जहाँ से हैं सारे कॉरिडोर्स खाली करो, मतलब वहाँ विधायकों को आने के लिए। तो उस दिन ऐसी स्थिति बनी वहाँ कि वो कांग्रेस के लोग जा चुके थे, सदन छोड़ के घर पहुँच चुके थे बहुत सारे लोग। तो एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे सीतापुर के, प्रोफेसर गोपाल राम, उनकी वोटिंग से फिर वो उस दिन का बजट पारित हो पाया। नहीं तो उसको ऐसा माना जाता है कि सरकार का विश्वास खत्म हो चुका है, जितनी मेरी जानकारी। फिर उसके वो उस दिन पत्रकार दीर्घा में अकेला मैं ही पत्रकार था जो उस घटना का चश्मदीद था। क्योंकि वहाँ विधानसभा में एक चीज़ और भी देखी है मैंने कि पत्रकार वहाँ जाते हैं, सुबह प्रश्नकाल को तो बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर उसके बाद की जो चर्चाएं है उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर वो अपनी पीआर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिन्होंने जब मैं काम करता था तो वो लोग बहुत ही शिद्दत से काम करते थे। श्रीनिवास राव हैं, धर्मेंद्र जायसवाल जो भी सूचना आयुक्त हैं, ये अपनी कभी सीट छोड़ के इधर उधर इनको घूमते नहीं देखा मैंने। तो ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। प्रश्नकाल में बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जो बहुत ही शिद्दत से काम करते थे, राजेश मिश्रा, प्रकाश शर्मा, ये लोग बहुत, क्योंकि इनका शाम का अखबार हुआ करता था तो ये लोग बहुत ही अच्छे से, शंकर पांडे, ये लोग बहुत मेहनत से काम करते थे। वो ऐसा दौर चला। फिर 2008 में मेरा दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया यूएनआई में, तो मैं सेंट्रल डेस्क का वहाँ पर उसको हेड कर रहा था, जहाँ पे मैंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। तो वहाँ एक परंपरा ये भी है कि आप जो भी सेंट्रल डेस्क को हेड करता है तो कितना भी सीनियर रिपोर्टर हो उसकी कॉपी पे उसको ही सिग्नेचर होते हैं, तभी वो कॉपी रिलीज़ होती है। तो जिन लोगों ने मेरे को काम सिखाया है, जिनके अंडर, उनकी कॉपी भी मैं ही रिलीज़ करता था। वो लोग ज़्यादातर पीएमओ कवर करने वाले, राष्ट्रपति भवन कवर करने, विदेश मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकार थे बड़े बड़े। शोभना जैन थी, उसके अलावा मुकेश कौशिक थे, बहुत धुरंधर लोग थे, आरती कपूर थी, ऐसे लोग। तो वहाँ फिर 6 महीने में दिल्ली में करीब काम किया। तो पर यूएनआई की स्थिति और मेरी आर्थिक स्थिति दोनों ही गड़बड़ हो रही थी।
और मैंने दिल्ली मकान भी ले लिया था। बच्चे का एडमिशन की प्रक्रिया भी हो गई थी। ब्रजमोहन जी के सहयोग से मेरे बच्चे का एडमिशन होने का एक सिलसिला बन गया था बड़ी मुश्किल से। उसके बाद पर मेरी वाइफ को लगा कि दिल्ली में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और मेरा मन रायपुर में रुकने का बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत परेशान था। दिल्ली में मैंने कई जगह अप्लाई किया, वहाँ भी कहीं मेरे को काम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो चुका था, तो यहाँ रहने का मेरे कोई औचित्य नहीं था। यहाँ भी मैंने काम ढूंढा तो यहाँ काम नहीं मिला। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर रुचिर गर्ग जी के पास गया। उस समय वो सहारा को यहाँ हेड कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई संभावना है आपके यहाँ सहारा में? तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये गोयल ग्रुप है, जिनका गोयल टीएमटी है, इनका एक चैनल आ रहा है जी के साथ, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो बोले आपका कोई परिचय है क्या उनसे? मैंने कहा मेरा कोई परिचय नहीं है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप गोयल जी, जो उनकी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन है सुरेश गोयल जी, उनके छोटे बेटे हैं, तो उनका मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड पड़ा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दुर्गा जसराज जी को लाके, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाद में अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, तो मेरे बॉक्स में सुरक्षित था। मैंने उनको फ़ोन लगाया, रात का समय था, शाम का 8:30 बजे के आसपास की बात होगी। तो उन्होंने बताया कि उनके जो बड़े भाई हैं दिनेश गोयल जी, वो देखते हैं। मैं उनको नंबर मिलाया, तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे मिलने बुलाया। उन्होंने बोला हाँ हम लोग चैनल ला रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है, प्रोसेस चल रही है। जब एडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। अब उसके बाद कोई संपर्क उनसे हुआ नहीं। एक दिन मैं इत्तेफाकन हीरा आर्केट के आसपास घूम रहा था। संजीव गुप्ता है मेरे दोस्त, पीटीआई में, उनसे मिलने गया था। तो वहाँ से निकल रहा था, तो दिनेश गोयल जी और उनके जो नए अपॉइंट एडिटर थे रविकांत मित्तल जी, वो वहाँ पर घूम रहे थे। तो दिनेश जी को मैंने विश किया, तो उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने एडिटर से इंट्रोड्यूस कराया मेरे को। तो जो एडिटर थे रविकांत मित्तल जी, उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए। तो मैं सोचा कि ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया होगा। जब उनसे मिलने गया तो दैट वाज ए काइंड ऑफ इंटरव्यू। उन्होंने कश्मीर से शुरू किया, कन्याकुमारी तक, गुजरात से शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट तक। बहुत नॉलेजेबल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंदे हैं, बहुत अच्छा, मतलब टीम को लेके चलना, और बहुत एनर्जेटिक और टेक्नोलॉजी से बहुत इत्तेफाक रखने वाले व्यक्ति हैं। तो बोले कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम आपको जल्दी बताते हैं। तो मैंने पहली बार कोई ढंग का इंटरव्यू दिया था, किसी ने मेरा ढंग का इंटरव्यू लिया था नौकरी के लिए भी, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार था। और 3 दिन बाद मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया, लेकिन मेरा मन ज्वाइन करने का नहीं था। मैं दिल्ली ही जाना चाहता था। तो मैंने सोचा एक ट्राई और मारता हूँ दिल्ली। तो मैं दोबारा फिर दिल्ली गया। इस बीच में इन लोगों को जो टाइम दिया था, तो इन लोगों ने कहा कि आपको अभी तक ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आपने ज्वाइन नहीं किया, हम आपके कारण बाकी लोगों को नीचे का और अपॉइंटमेंट रोक के रखे हुए हैं। तो जब फिर फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन किया यहाँ पर, तो मुझे नहीं मालूम था असाइनमेंट हेड क्या होता है, उसका काम क्या होता है। फिर मैंने काम को समझना शुरू किया। मेरे लिए एकदम नया अनुभव था कि मेरे अंडर में 10 लोग, उनके और जो 12-13 रिपोर्टर, और यहाँ पे कंपटीशन सहारा से, ईटीवी से, साधना से, तो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन था। और उस समय जिस तरह से घटनाएं, चुनाव का टाइम था 2008 का, 1 अक्टूबर 2008 को ये चैनल लॉन्च हुआ था, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। तो बहुत प्रेशर था, बहुत काम था। उसके बाद फिर वो जो एडिटर थे रविकांत मित्तल जी, वो फिर 20 अक्टूबर को चले गए दिल्ली। उसके बाद जो 2 एडिटर आए, तो बहुत ही उनका कम कार्यकाल था, लेकिन उस समय थोड़ा सा एक वोलेटाइल माहौल था, क्योंकि जल्दी जल्दी एडिटर बदल गए थे। तो पूरी टीम को बनाया, टीम को साथ लेके चलना, क्योंकि हमारे 6 ब्यूरो थे। एक जगदलपुर ब्यूरो, एक कोरबा ब्यूरो, एक रायगढ़ ब्यूरो, एक अंबिकापुर ब्यूरो, एक बिलासपुर ब्यूरो, और रायपुर का पूरा सेटअप। तो काम बहुत ज़्यादा होता था। सुबह 7 बजे मैं जाता था और रात को 11 बजे आता था। हाँ, उसके बाद पर वो धीरे धीरे करके काम स्ट्रीमलाइन होने लगा था। तो लोकसभा चुनाव का टाइम आ गया, 2009 का लोकसभा चुनाव। फिर ऐसे चलता रहा। फिर मेरे को लोकसभा चुनाव के बाद सीनियर असाइनमेंट एडिटर बनाया गया, और उसके कुछ समय बाद, करीब 6 महीने बाद, मेरे को इनपुट एडिटर बना दिया गया चैनल का। फिर मैंने 2013 तक चैनल में काम किया, मार्च 2013 तक। इस बीच में सहारा का ऑफ़र आया ब्यूरो चीफ का,
तो मैं सहारा ज्वाइन कर लिया। तो उस बीच में एक ऐसा अवसर आया जब सहारा श्री की पोती का अन्नप्राशन था। दिल्ली में एक बड़ा आयोजन था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट स्टार्स और जितने फिल्म स्टार हैं और जितने राजनीतिक स्टार हैं, मैंने हर फील्ड का व्यक्ति, देश के हर फील्ड का बड़ा व्यक्ति, उससे मिलने का और उसके साथ बातचीत करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं दिल्ली में 2008 में था कुछ समय के लिए ही, तब चूँकि मैं थोड़े समय के लिए डिफेंस बीट देख रहा था, तो ए के एंटनी उस समय रक्षा मंत्री होते थे। तो राजस्थान में जैसलमेर के पास एक जगह है जहाँ पर लोंगेवाल, जहाँ 1971 का वॉर हुआ था, उस जगह को रिकन्स्ट्रक्ट, मतलब उस जो वॉर सिचुएशन थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक मतलब डेमो जैसा था। तो हम लोगों को दिल्ली से डिफेंस के प्लेन में ले गए थे वहाँ, और वो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। उसके पहले मेरा 2007 में डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें मेरे को 1 महीने पूरे देश में घूमने का और सेना के अलग अलग, नेवी लेग, और उसके अलावा एयरफोर्स लेग, उसके अलावा आर्मी लेग, फिर फॉरवर्ड एरिया में कश्मीर में। तो एक रात हमने बंकर में गुजारी एकदम बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर। 2006 में मेरे को छत्तीसगढ़ का सबसे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता फेलोशिप कम अवार्ड था उस समय, अब तो सिर्फ अवार्ड है, उस समय फेलोशिप भी होती थी, उसके साथ एक आपको एक सिनॉप्सिस देनी पड़ती थी। फिर यदि आपका सिलेक्शन होता था तो फिर उसके बाद आपको उस पर एक किताब लिखनी पड़ती थी। तो मेरा सौभाग्य कि मुझे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों राज्योत्सव में वो पुरस्कार कम फेलोशिप मिली। फिर मैंने उस पर एक किताब लिखी जो मेरा सब्जेक्ट था, छत्तीसगढ़ में धान की खेती का महत्व। उसके मतलब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं वो छत्तीसगढ़ को कितनी तरह से धान प्रभावित करती, कौन कौन से उद्योग हैं, कितने लोग उस पर आश्रित हैं। तो उसका पूरा मैंने अलग अलग ज़िलों में जाके किसानों से बात करके, दुर्ग ज़िले में मैं गया, उसके बाद दुर्ग ज़िले में धमधा में मैं गया, जो किसान एक बड़े नामी किसान हैं, जाता घर्रा गांव है जहाँ पर जालम सिंह पटेल करके, जो टमाटर की खेती के लिए, तो वो धान से टमाटर में क्यों शिफ्ट हुए। दुर्ग ज़िले में अलग अलग जगह गया, फिर धमतरी गया, फिर बिलासपुर में मस्तूरी में गया, जांजगीर गया, और पोहा मिल, राइस मिल, कागज़ की जो फैक्ट्री है, धान के पैरे से जो कागज़ बनाते हैं। उसके अलावा राजनांदगांव में पोहा फैक्ट्री को देखा, भाटापारा में गया, अलग अलग ज़िलों में जाके मैंने उसको धान के अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं उस पर, धान संग्रहण केंद्र, धान का जैसे खेती कैसे कैसे होती है, उसमें किसानों से बात, किसान कितने तरह के किसान हैं उनसे बात। तो वो सब अलग अलग जगह जा के मैंने अलग अलग घूम के, उस समय मेरी मदद 2 लोगों ने बहुत की, डॉक्टर आलोक शुक्ला और जो भी बिलासपुर कलेक्टर थे पहले, नाम उनका मैं एकदम से, वो भी बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, जब ये नाम याद आएगा तो आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मतलब चीज़ों को लाइन अप करने में और बताने में। तो उसके बाद फिर ऐसे करके मेरा 2008 में फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना हुआ। फिर सहारा का आपको बता चुका हूँ। सहारा में पर मुझे समझ में आया कि उतना काम नहीं है जितना जी। तो मैं ज़्यादा दिन काम नहीं किया वहाँ, सिर्फ 45 दिन काम किया। उसके बाद फिर मैंने वापस यहाँ पर, तब तक ये IBC 24 हो चुका था 28 मार्च 2013 को। तो इन्होंने फिर अपना एक्सपांशन कर दिया था मध्य प्रदेश तक। फिर मैंने मध्य प्रदेश के साथ, मतलब इनका जब मध्य प्रदेश के साथ एक्सपांशन हो गया तो इसमें इनपुट एडिटर ज्वाइन किया। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ 2018 का। उसके बाद फिर हमारे जो एडिटर थे रविकांत मित्तल, पहले रविकांत मित्तल जी थे, उसके बाद फिर रवि पाराशर जी आए, फिर एक पंकज शुक्ला थे, उसके बाद अभय किशोर जी लंबे समय तक रहे, 6 साल करीब। और फिर अभय किशोर जी के जाने के बाद रविकांत मित्तल जी आए। तो रविकांत मित्तल जी जब 2016 में आए तब इनपुट एडिटर था। फिर जब 2018 में लास्ट में दिसंबर में वो गए, तो मेरे को 1 जनवरी 2019 से चैनल का मैनेजिंग एडिटर बनाया गया। पर जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था, तो उसमें मुझे पूरा दिन डॉक्टर रमन सिंह जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके साथ चुनाव कवरेज करने का मौका मिला। खासतौर पर बस्तर एरिया ही हम लोग गए थे। और एक दिन मैं पूरा योगी आदित्यनाथ जी के साथ
जिसमें हम लोग ने धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ इतना कवर किया था। और उसके बाद फिर वो जब चुनाव पूरा संपन्न हुआ तो ये 2 बड़े लोगों के साथ चुनाव कवरेज करने का मौका मिला। और पूरा चुनाव हम लोग जिस तरह से आईबीसी में एक बहुत विशाल स्तर पर कवरेज होता है, उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन वो। और जब 2008 में हमने चैनल शुरू किया था, तब उस समय हमने जो सलवा जुडूम कैंप थे, वहाँ पे मतदान केंद्र थे, उस तक का भी पूरा लाइव कवरेज किया था। वो इसकी भी हमने बहुत एक बड़ी डिटेल प्लानिंग की थी। और 2013 की जो घटना है जीरम वाली, उस दिन मेरा वीकली ऑफ हुआ करता था, तो मेरे को फिर बॉस ने बुलाया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो फिर हम लोग पूरे मतलब उस दिन शाम को 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक बैठे रहे। ऐसे ही 2009 का जब चुनाव हुआ मेयर का, तो उस समय बैलेट से काउंटिंग थी, तो किरणमयी नायक जी के साथ चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि सरकार कुछ हेर फेर कर सकती, पर हमने उसका चूँकि लाइव प्रसारण किया था, उसके लिए वहाँ पर स्टूडियो सेटअप किया था, तो वो इतना ज़्यादा देखा गया, इतनी ज़्यादा टीआरपी हुई उसकी, और इतना ज़्यादा उस चैनल का उससे पेनिट्रेशन हुआ जनता के बीच में, वो भी एक अलग तरह का अनुभव है। फिर जब एलेक्स पॉल मैनन का अपहरण हुआ, उस समय हमारी मतलब चैनल ने वहीं पर उनके घर के सामने ही स्टूडियो लगा दिया था। और चूँकि उनकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी, तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से उनको मदद हो, नक्सली प्रेशर में आए, तो नक्सलियों ने उनको कहाँ रखा, उसकी लोकेशन भी हम लोगों ने अपने सोर्सेज से पता करके एग्जैक्ट निकाली थी। तो वो बीजापुर के पास जहाँ पे इंद्रावती और गोदावरी का मिलन होता है, उसके पास कहीं उनको रखा था। वैसे तो उनको घुमा ही रहे थे लगातार। फिर जब वो छूट के आए, तो एक बार मेरा ऐसे ही मुख्यमंत्री निवास जाना हुआ, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की जो वाइफ हैं वीणा सिंह जी, उनसे बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने फिर एलेक्स पॉल मैनन जी के जो अपहरण की कहानी बताई, क्योंकि मैनन जी ने आके उनको बताया था कि किस तरह से उनके साथ हुआ। तो क्योंकि वो बड़ी सहृदय महिला हैं, लोग उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी बात उनको बताई, तो उन्होंने भी हमसे बातचीत में सारी चीज़ें बताई। तो फिर हमने उसके बेस पे एक प्रोग्राम किया था। ऐसे अजीत जोगी जी को जब ई-लेग्स लगना था, तो हम कहीं किसी अधिकारी के पास बैठे थे, तो उन्होंने बोला परमिशन के लिए आया, वहाँ से ई-लेग्स आ रहे थे। मैं ई-लेग्स क्या होता है, तो वो बोले कि ई-लेग्स ऐसा होता है जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। तो उस पर हमने फिर पूरा दिन भर एक प्रोग्राम किया था, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त टीआरपी रही। और जब जब जवानों का अपहरण हुआ है, कोई बड़ी नक्सली घटना हुई है, तो हमारे जो बस्तर के साथी, खासतौर पर नरेश मिश्रा जी का नाम लेना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता उनके जितना साहसी, दुस्साहसी और संयत पत्रकार, जो ऐसी परिस्थिति में भी उसका दिमाग एकदम संतुलित रहे, जब वो अपने सामने लाशों के ढेर देख रहा हो, चाहे ताड़मेटला की घटना हो जब 78 जवान शहीद हुए थे, चाहे जीरम का मामला हो जब 30-31 लोग वहाँ पर शहीद हुए, जिनमें बहुत बड़े बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, उनके बेटे दिनेश पटेल, उसके अलावा ये योगेंद्र शर्मा जी, और भी उदय मुदलियार, और ज़्यादा लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, पर जितने लोगों का नाम जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो ये लोग थे। और इनकी जो शहादत हुई, तो हमारा ही रिपोर्टर था नरेश मिश्रा जो वहाँ पहुँचे। उस समय हमारे जो एडिटर थे अभय किशोर जी, उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी, और हम लोग सब एग्जीक्यूशन पार्ट में भी थे, प्लानिंग पार्ट में भी थे। सेकंड डे जब नंद कुमार पटेल जी और उनके बेटे की बॉडी नरेश ने ही लगभग ढूंढी, ऐसी स्थिति थी, क्योंकि उनको अलग से ले जाके हिट किया गया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं थी। और जब जब नक्सलियों ने लोगों का अपहरण किया है, तो जब जब लोग रिलीज़ करते थे, इत्तेफाक से हमारी टीम, चाहे कांकेर ज़िले में घटना हुई हो, चाहे बस्तर के किसी भी इलाके में, तो वहाँ पर हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती थी। तो वो एक उस काम का जो एक उत्साह था ना, टाइम का पता नहीं चलता था। और नक्सली घटनाओं की जो हैपनिंग थी, वो करीब करीब 2006-07 से बढ़ना शुरू हुआ। और 2009 में जब इनका विनोद कुमार चौबे जी की शहादत हुई, तो उस दिन संडे का दिन था, 9 जुलाई, शायद 9 जुलाई का दिन था। मैं घर से निकला था ऑफिस आने के लिए, मुझे रास्ते में खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो इस तरह की कवरेज, तो ऐसे कवरेज के समय क्या होता था, जनरली अपने आप को संयमित रखना और उस भावना के साथ बहे बगैर हमको अपनी न्यूज़ पे ही ध्यान देना, ताकि लोगों तक सही और एकदम
परफेक्ट जानकारी जाए। उसमें किसी तरह का कोई उसको हाइप देने की बात नहीं, लोगों को डराने की बात नहीं, और ये ध्यान रखना रहता था कि लोगों तक सही जानकारी, लेकिन ऐसी जानकारी ना पहुंचे जिससे उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो या उनको एक डर का माहौल लगे। तो वो जब नक्सली घटनाओं का बहुत चरम था, चाहे मैरा बेड़ा की घटना हो, और जितनी भी घटनाएं हुई हैं नारायणपुर में, कांकेर में, पहले कांकेर में बहुत घटनाएं होती थी जब भी वहाँ पर बीएसएफ काम कर रही थी, और बहुत सारे ये जो अंतागढ़ वाला इलाका है वहाँ पर, और जो इलाका नारायणपुर से लगा हुआ है वहाँ पर घटनाएं लगातार होती थी। बीजापुर में घटनाएं होती थी, दंतेवाड़ा की तो आपको बताया ही, ताड़मेटला का। तो इन सब घटनाओं में हमारे चैनल जिस तरह से काम करता था, टीम जिस तरह से काम करती थी, उसमें काम करने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही बढ़िया रहा। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और चैनल में जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता था उससे काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने भी मिला, बहुत मज़ा भी आया। इवन ये स्थिति थी कि जब जीरम की घटना हुई तो हमारे चैनल को ऐसा कोई नेशनल इंटरनेशनल चैनल नहीं जिसने पूरा हमारे चैनल को साइमल कास्ट नहीं किया हो, पूरा का पूरा चैनल काट लिया हमारे रिपोर्टर समेत बगैर परमिशन के हैं। तो हम लोग ने भी उसमें ध्यान नहीं दिया था कि चलिए चैनल का इतने लोग जान रहे हैं। तो तब से जो एक मतलब ब्रांडिंग हुई चैनल की, नेशनल इंटरनेशनल की, चैनल को लोगों को लगता था कि छत्तीसगढ़ मतलब IBC 24। लेकिन आप लोग की मेहनत थी। हाँ, मतलब सारे लोगों की, अकेला एक व्यक्ति नहीं होता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी टीम, हर आदमी, असाइनमेंट का हर बंदा, हर रिपोर्टर, हर स्ट्रिंगर, एडिटर, इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना खबर का, और उसको पहले खबर की प्लानिंग, जैसे घटना हुई तो कैसे चीज़ों को पूरा समेटना है। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें आना शुरू हुई, क्या होता है जब घटना होती है तो रिपोर्टर प्रारंभिक जानकारी दे देता है, उस समय पुलिस अधिकारी अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को जानकारी दे रहे होते हैं। तो आपके पास वो एक बीच में वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को आप कैसे भरोगे, वो एक बड़ी समस्या होती है। तो आपके पास डेस्क में या ऑफिस के अंदर ऐसे बंदे होने चाहिए जो उस टेरेन को जानते हो, जो वहाँ की प्रकृति को जानते हो, जिनको मालूम है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कौन सी कंपनी या कौन सी फोर्स वहाँ डिप्लॉय है, वो BSF है कि ITBP है कि मिजो है कि नागा है कि CRPF है। तो मेरा अनुभव ये कहता है ज़्यादातर जो कैजुअल्टी हुई है शुरुआत में BSF की हुई, फिर CRPF की बहुत ज़्यादा हुई। तो ऐसे में वहाँ टेरेन की जानकारी, फिर वहाँ पर यदि हमारा बंदा अंदर चला गया तो फिर ये होता था कि उसका फ़ोन नहीं मिलना, नेटवर्क से बाहर हो जाता। उस पीरियड को कैसे भर के मतलब जो व्यूअर को कैसे हमें बराबर अपने साथ बनाए रखना है, और हमको खुद भी अपडेट और व्यूअर को भी अपडेट कैसे करना है। तो पुलिस वाले भी, जो पुलिस के अधिकारी होते वो भी हमारी जानकारियों से हमसे अपडेट लेते थे, हम उनसे लेते थे, हमारी म्यूचुअल प्रोसेस होती है। तो उस दौरान उस पूरे टाइम को, उस समय फिर ग्राफिक्स कैसे बनने, मान लीजिए एक उन्होंने माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल को उड़ा दिया है, अब उसमें 14 लोग बैठे हुए हैं, आपके पास विजुअल आने में भी टाइम है, आपका रिपोर्टर अंदर गया हुआ है, स्ट्रिंगर अंदर गया हुआ, जब वो लौटेगा, जब अपलोड करेगा तब आपको मिलेगा। तब तक आपको कैसे चीज़ों को समेटना है, तब तक चीज़ों को कैसे बनाए रखना है। तो उसके लिए फिर ग्राफिक्स को कैसे, ऑनलाइन ग्राफिक्स कैसे तुरंत बनना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो एक बहुत, फिर गेस्ट कैसे लाइन अप करना, कौन गेस्ट है जो उस विषय के बारे में जानते हैं, वहाँ के कौन पत्रकार हैं जो इस विषय को जानते हैं, जिनको हम अपने साथ जोड़ के रखें, जो अंदर नहीं गए हैं लेकिन बाहर हैं तो उनसे बात। तो ऐसे करके जो घटनाओं को करने में जो काम का इतना मतलब आनंद आता था उसमें काम करने में कि समय कैसे निकलता गया पता नहीं चला। फिर सबसे बड़ा कवरेज हम लोग ने 2019 का भी लोकसभा चुनाव हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में पहले फेज़ में चुनाव हो चुका था। छत्तीसगढ़ में पहले बस्तर और राजनांदगांव का चुनाव हुआ, फिर बाद में बाकी जगह का चुनाव हुआ। तो यहाँ पे शायद 3 फेज़ में चुनाव था उस समय, 1 2 3। तो यहाँ के एक तीनों फेज़ का चुनाव करने के बाद हम अपनी पूरी टीम के साथ मध्य प्रदेश पहुँच गए थे। तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव था, पहले 7 सीट का, 6 सीट का, 7 सीट का, फिर 8-8 सीट का ऐसे। तो वहाँ पर हमने अपनी टीम को पूरी तरह से डिप्लॉय करके, छत्तीसगढ़ की टीम को, यहाँ के जो रिपोर्टर्स थे हमारे करीब 7 रिपोर्टर थे, 6 लोगों को, 5-6 लोगों को हम लेके वहीं पर थे। तो जहाँ पहले फेज़ का वहाँ चुनाव था वहाँ पूरा हमने डिप्लॉय किया सबको। फिर उसके बाद हमने सेकंड फेज़ में, फिर थर्ड फेज़ में, फोर्थ फेज़ में, तो वहाँ मैंने खुद राहुल गांधी जी का इंटरव्यू किया नीमच में, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, और करीब 1.5 लाख पब्लिक थी, और
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी वहाँ पर जो मंच बना था उसके नीचे बैठे थे। हम लोग ने करीब करीब 46 डिग्री तापमान में उनका इंटरव्यू किया था। बड़ा मतलब मेमोरेबल इंटरव्यू था। एक दिन मैं पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ था, वो गुना से चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा एक दिन मैं कमलनाथ जी के साथ था पूरा। उस समय वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जावेद अख्तर जी आए थे, दिग्विजय सिंह जी का चुनाव प्रचार करने के लिए स्वरा भास्कर जी आई थी, उनका इंटरव्यू किया। उसके अलावा सुमित्रा महाजन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक वहाँ पे किया। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश में भी मैंने ऑलमोस्ट सभी बड़े नेताओं का उस समय इंटरव्यू किया। और हमारे मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का कवरेज था उसकी बहुत तारीफ भी हुई। सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा। दूसरे चैनलों ने हमको फॉलोअप किया कि ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इनको देखो इनके रिपोर्टर किस तरह से काम कर रहे हैं। और हमारे रिपोर्टरों ने बहुत अंदर जा के भी काम किया। उसके बाद एक जब जैसे लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ तो फिर हम यहाँ पर आ गए। और फिर 2020 में 17 मार्च को यहाँ पर लॉकडाउन लग गया। उस दौरान भी हमारे चैनल ने जो काम किया, जिस तरह से कवरेज किया, तो लोग हमारा चैनल एक विश्वास का प्रतीक बन गया था। मैंने हमारे चैनल पे इतना विश्वास था कि हमारे चैनल की जो स्क्रीनशॉट है उसको वो लोग क्रॉप करके लोगों को मिसगाइड करते थे। तो हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट की। लोगों को हम बताते थे ये खबर सही नहीं, ये पुरानी खबर है कि लॉकडाउन लगेगा या लॉकडाउन हट गया है। इस तरह की खबरें बहुत सर्कुलेट करते थे लोग बाग, खासतौर व्हाट्सएप में। तो वो हमारे लिए, जब क्या है, कोई कंपनी बड़ी बन जाती है, उसका बड़ा नाम हो जाता है, ब्रांड बन जाता है, तो लोग बाग उसकी नकल करते हैं। और ये इस बात का द्योतक भी है कि आप ब्रांड बन चुके जब आपकी लोग नकल करने लगे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जितना भी वायरल होती हैं चीज़ें, उसमें 2 ब्रांड को वो करते हैं, एक आज तक और एक IBC 24। दूसरे चैनल को नहीं करते हैं। उसका बड़ा रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता है, इतना व्यापक कवरेज है और इतना सूक्ष्म कवरेज भी, इतने छोटे स्तर तक भी और इतने बड़े स्तर तक भी। यहाँ पर ड्रग्स का मामला था, हमने करीब 45 दिन एक कैंपेन चलाया लगातार उस पर। तो उसके कारण बहुत पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस का काम भी बहुत अच्छा रहा उसके कारण। पर हमने उनको अवेयरनेस के हिसाब से, लोगों को अवेयर करने के हिसाब से, साथ में हमने इस हिसाब से कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि रायपुर किस स्थिति में, और पुलिस को भी पता चलना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं और कहाँ कहाँ ये गतिविधियाँ हो रही हैं। तो पुलिस ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन लोगों ने उसको, हमारी चीज़ों को एक सकारात्मक रूप से लिया। और हमारा भी उद्देश्य उस समय कोई नकारात्मक नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि लोग जानें, जागरूक हों और साथ में पुलिस की कार्रवाइयाँ बढ़ें तो लोगों के मन में एक भय हो कि यहाँ पर पुलिस काम कर रही है उस तरह से। तो कुल जमा यहाँ पर जब ये सब चल रहा था, तो लॉकडाउन के बाद भी हम लोग ने जो लोगों के लिए किया उसको भी लोगों ने बहुत सराहा। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि 2017 में मुझे PhD भी मिली है। जी, मेरे को PhD अवार्ड हुई थी। और उस समय मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो उनके हाथों ही मुझे वो उसकी डिग्री लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा विषय था कि जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पर विकासात्मक जो रिपोर्टिंग है उसकी क्या चुनौतियाँ हैं। तो वैसे मेरे मॉडल में नारायणपुर और बीजापुर ज़िले को मैंने एक केस स्टडी के रूप में लिया था, लेकिन वो सैंपल साइज़ बहुत छोटा हो रहा था। तो फिर मुझे पूरे बस्तर को ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। तो उसके कारण मुझे उस विषय को जानने का और भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस विषय को जान पाया। और इस मामले में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। छत्तीसगढ़ में जब मैं आया तो UNI में था और थोड़े से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पैसे की दिक्कत होती थी। शादी हुई थी, नई बच्चा भी हो गया था फिर 1 साल बाद, तो पैसे की दिक्कत आ रही थी। तो मैं आकाशवाणी में पार्ट टाइम कैजुअल सब एडिटर हो गया। तो मैंने करीब 5 साल आकाशवाणी में भी काम किया कैजुअल सब एडिटर के तौर पे, रायपुर में ही UNI में काम करते हुए। उसके अलावा विधानसभा का सेशन होता था तो हम लोग दूरदर्शन की समीक्षा लिखते थे, क्योंकि उससे भी कुछ पैसा मिल जाता था। और हम लोग दिन भर वहाँ रिपोर्टिंग करते थे तो उन लोगों के लिए भी अच्छा था। तो हमको वहाँ से अवसर वो मिलता था। वो वाला काम भी बहुत किए हैं, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का। तो हमको एक तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंग्लिश मीडिया और एजेंसी में काम करने का सभी तरह का अनुभव रहा। और IBC में काम करने का एक फ़ायदा हुआ जब जी 24 घंटे था कि उनको नक्सली घटनाओं से संबंधित कोई इनपुट लेना रहता था तो नॉर्मली वो मेरे को न्यूज़ रूम लाइव में लेते थे। तो जी नेशनल में ही मेरी मतलब प्रेजेंस होती थी। फिर बाद में अभी जब IBC 24 का रिपब्लिक भारत के साथ एसोसिएशन हुआ
तो रिपब्लिक भारत के इंग्लिश चैनल में और उनका आर भारत जो हिंदी वाला है उसमें मुझे कई बार छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर लाइव देने का मौका मिला। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मेरा नेशनल मीडिया जी नेशनल मतलब मीडिया में भी मेरी एंट्री हो गई छत्तीसगढ़ में रहते हुए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि मेरे लिए वो अनुभव भी बहुत अच्छा रहा कि उस तरह के बड़े एंकर के साथ आपको बात करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का, छत्तीसगढ़ की घटनाओं के बारे में जानकारी देने का एक मौका मिला। तो उस मामले में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। शिरीष जी ने नॉन स्टॉप, क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे कि कैसे एक एक घटनाक्रम को जोड़ते हुए मुझे लगता है कि लगभग 29 साल का आपका कार्यकाल हो गया। पत्रकारिता में मेरा करीब करीब 24-25 साल का अनुभव है, जिसमें मेरी यदि जर्नी शुरू करते हैं तो नवभारत, फिर हितवाद, फिर यूएनआई और पीटीआई में भी मैंने बहुत कम समय के लिए लेकिन एज ए स्ट्रिंगर के तौर पे मैंने काम किया। उसके बाद सहारा, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, फिर IBC 24। ऐसा मेरा एक मतलब एक बड़ा अनुभव रहा है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और एजेंसी का, जिसमें मैंने लगभग सभी आयामों को छुआ है। क्योंकि एजेंसी में काम करने में एक फ़ायदा होता था कि आपको हर तरह के विषय पे वहाँ पर कोई ऐसी बीट जैसे सिस्टम रायपुर जैसी जगह पे नहीं होता। नेशनल में उनके यहाँ होता है दिल्ली में। तो रायपुर में चूँकि ब्यूरो में 3 ही लोग होते थे, एक बॉस जो इंग्लिश के होते थे और 2 लोग हिंदी वाले। तो हम लोग को कॉपी ट्रांसलेट करना, स्ट्रिंगर्स की कॉपी को एडिट करना, उसको उसमें कुछ और सब्सटेंस जोड़ के उसको आगे बढ़ाना, और उसके कारण मुझे छत्तीसगढ़ को बहुत बारीकी समझने का मौका मिला। क्योंकि कोई स्ट्रिंगर जगदलपुर में था, कोई अंबिकापुर में, कोई कोरबा में, कोई पत्थल गाँव में, कोई बिलासपुर में। तो अलग अलग जगह की तासीर को जानने का, वहाँ की राजनीति को जानने का, वहाँ के लोगों के स्वभाव को जानने का, और प्रदेश में कहाँ किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की बहुलता है, किस चीज़ की समस्या है, किस जाति जनजाति में क्या समस्याएं हैं, वो लोग किन चीज़ों से दो चार होते हैं, वो सारी चीज़ों को जानने का वहाँ मौका मिला एजेंसी में काम करके। उसका लाभ मुझे तब हुआ जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे लोगों से काम करवाना था। तो चूँकि मुझे पूरी चीज़ों का अनुभव था और संपर्क था मेरा, तो मुझे उस चीज़ का बहुत लाभ मिला। शिरीष जी, पठन पाठन में आप शुरुआत से ही मुझे जो आपने बताया कि आपकी रुचि थी और अभी भी है, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, देन बीकॉम, देन अब लॉ, उसके बाद डॉक्टरेट, अभी भी आगे कुछ मुकाम बाकी है? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया, फिर बीकॉम किया, फिर मैंने जर्नलिज्म में डिग्री ली, फिर मैंने लॉ किया। फिर जब छत्तीसगढ़ आ गया तो मैं यहाँ पर मैंने योग में डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर मैंने अपना जर्नलिज्म में मास्टर्स परस्यू किया। तो मास्टर्स करने के बाद फिर मुझे लगा कि PhD कर लेनी चाहिए। तो मेरी जो मेंटर हैं डॉक्टर श्रीमती उमा त्रिपाठी, उन्होंने मेरे से बोला कि आप कर लो, क्योंकि ये लाइफ टाइम की चीज़ है, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो फिर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैंने PhD की। तो अब इसके आगे पठन पाठन का आप कोई मतलब डिग्री वाला काम नहीं है, लेकिन पढ़ना एक प्रक्रिया है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। यहाँ पे सुभाष मिश्रा जी हैं, आज की जनधारा के प्रधान संपादक हैं। तो पहले वो जनसंपर्क में एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके सानिध्य में रह के मुझे पढ़ने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मुझे और प्रेरित किया कि चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो उनके सानिध्य में मैंने थोड़ा सा साहित्य, कला, नाटक, इन सब चीज़ों में भी मेरी रुचि उनके कारण पैदा हुई। तो यहाँ वो मुक्ति बोध नाट्य समारोह कराते हैं हर बार, तो मैंने बहुत लंबे समय तक उसको कवरेज भी किया। तो उनकी साहित्य से जुड़ी हुई एक पत्रिका है, उसमें मेरा उस समीक्षा छपती थी। UNI में भी जब मैं लिखता था समीक्षा, तो वो नेशनली पब्लिश होती थी। और UNI में एक काम करने का फ़ायदा ये होता था कि आप छत्तीसगढ़ की खबरों को नेशनल में प्रेजेंट, इंटरनेशनल तक लेवल तक ले जा सकते थे। शोभा सोनी जी जो अब दुनिया में नहीं है, राजनांदगांव की मेयर रही हैं। तो उनकी शादी हो रही थी उस समय, तो किसी ने बताया कि भाई मेयर की शादी हो रही है और CM कन्यादान करेंगे, डॉक्टर रमन सिंह जी। तो मैंने उस खबर को बनाया, तो शोभा सोनी जी बोली कि ये UNI क्या होता है। तो मैंने उनसे बोला कि यदि ये खबर बाहर छप गई तो आपको पता चलेगा UNI क्या होता, नहीं तो मैं आपको कभी समझा नहीं पाऊँगा। तो उनकी खबर नेपाल में छपी।
तो फिर जो उनके पति हैं उनके साथ वो फिर हमसे मिलने आई, शादी की बात है। और उनको बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसी, वो अब दुनिया में नहीं है लेकिन उनके परिवार से मेरे संबंध अभी भी वैसे ही हैं, पुराने जैसे थे। और वहीं से तो ऐसा भी हुआ, एक छत्तीसगढ़ के मंत्री थे, नाम नहीं लूँगा, अजीत जोगी जी के समय, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया यूएनआई में लैंडलाइन पे कि आप लोग मेरा समाचार नहीं लगाते हैं, आप लोग मेरा समाचार नहीं छापते हैं। तो मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ समाचार छापते हैं? बोले आप समाचार नहीं छापते? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप लोग करते क्या हो? तो मैंने कहा कि आपको मालूम ही नहीं हम क्या करते हैं। तो फिर उनको बताया, मैंने समझाया कि एजेंसी कैसे काम करती है। हम अखबारों को, न्यूज़पेपर को और ये आकाशवाणी, दूरदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक चैनल को हम खबरें देते हैं, उन लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे अनुभव होते थे। एजेंसी को वही लोग समझते थे जो नेशनल लीडर होते थे या प्रदेश के प्रोमिनेंट लीडर होते थे। छत्तीसगढ़ में जैसे चंद्रशेखर साहू जी को एजेंसी का बड़ा अच्छा अनुभव था। वीरेंद्र पांडे जी थे बीजेपी के, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, और कांग्रेस में अजीत जोगी जी, और ऐसे कई लीडर थे कांग्रेस के तमाम, जो रविंद्र चौबे जी जैसे लोग जो इसको समझते थे एजेंसी क्या होती, महेंद्र कर्मा। तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा ये समझना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। जैसे नेशनल लीडर में शरद यादव जैसे लोग थे जो आते थे, तो आते साथ पूछते थे एजेंसी वाला यहाँ कौन है। उनको मालूम है कि उनकी खबरों को नेशनल में प्लेस कैसे होगा। तो वो एक जो राजनीति में लोग होते हैं उनको भी इस बात का बहुत कम ज्ञान होता है कि एजेंसी का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या रोल है, पेपर का क्या रोल है, मॉर्निंग पेपर का क्या रोल है, इवनिंग का क्या रोल है, मिड डे का क्या रोल है। तो उसके हिसाब से जिन नेताओं को इस चीज़ की समझ होती है, मैं मतलब अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, अजीत जोगी जी को मीडिया की बहुत अच्छी समझ थी। मतलब जहाँ की किसको क्या, उसकी खुराक क्या है, उसको क्या खुराक देना है, अजीत जोगी जी को मालूम था कि हिंदू को क्या देना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या देना है, इंडियन एक्सप्रेस को की खबर का फ्लेवर क्या है। तो वो अजीत जोगी जी इस मामले में बहुत ही, चूँकि वो दिल्ली में नेशनल मीडिया देखे हुए थे कांग्रेस का, तो उनको तासीर मालूम थी चीज़ों की। तब भी मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ में जो माहौल है वो देश के बाकी हिस्सों से बहुत अच्छा माहौल है शुरू से ही। मतलब एक पीसफुल जगह है, और यहाँ के ना तो मीडिया कर्मी और यहाँ के ना तो नेता, दोनों लोग ही उस तरह के एक एरोगेंसी में नहीं है। कभी बहुत डाउन टू अर्थ है। यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप किसी की भी सरकार रही हो, लोग बाग बहुत सहज सरल रहे हैं अन्य राज्यों की तुलना में। यहाँ पर मतलब जैसे आप और भी जहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हुआ वहाँ भी आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर नेतागिरी का मिजाज जो है, राजनीति का मिजाज है, अफसरशाही का जो मिजाज है, और पत्रकारिता का मिजाज है, तीनों थोड़ा अलग लेवल पर है। छत्तीसगढ़ में हर स्तर का व्यक्ति बहुत सरल और सहज है, चाहे वो उद्योगपति भी हो। यहाँ पर लोगों के मन में एक चीज़ मैंने देखी है ख़ास तौर पे, कि घमंड जैसी चीज़ या एक अभिमान जैसी चीज़ नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार की छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर जिसके पास बहुत पैसा भी होता है, जिसके पास बहुत पावर भी होता है, तो वो बहुत सरल है। वो उस तरह से नहीं दिखता जैसा हम बाकी जगहों पर देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो बहुत अलग स्थिति है, या नेशनल में भी देखेंगे तो बहुत अलग स्थिति है, वैसा यहाँ नहीं है। ये स्थितियों की बात चल रही है तो आपने छत्तीसगढ़ को बनते देखा है, तो 2000 से सन 2000 से 2022 तक कितना बदला है? मीडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि मीडिया में कितने बदलाव आए पिछले 22 सालों में। देखिए प्रकाश जी, मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पत्रकारिता का अनुभव था, लेकिन राजनीति मतलब मुझे राजधानी में काम करने का अनुभव नहीं था। मैंने राष्ट्रीय राजधानी में काम जरूर किया था, लेकिन वो मोरलेस मेरा डेस्क का जॉब था। एक्सपोजर मेरा यहाँ पे हुआ, हालांकि मैं डेस्क जॉब में यहाँ भी था, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम था, इसलिए मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता था। तो मेरी मजबूरी थी मुझे रिपोर्टिंग में जाना, मेरे बॉस की भी मजबूरी थी। तो छत्तीसगढ़ में शुरुआत में जो पत्रकारिता का एक दौर था वो बहुत अच्छा दौर था। उसमें बहुत रिनाउंड लोग यहाँ काम करते थे। रमेश नैयर जी जैसे लोग थे, भवन प्रसाद मिश्र जी, लोगों को मैंने देखा है। मोहन राव बहुत अच्छे रिपोर्टर थे, बड़े नामी रिपोर्टर थे लोग। मोहन राव जी का खबरों की समझ, शिव दुबे एक बहुत अच्छे रिपोर्टर के रूप में, रवि भोई जी बहुत अच्छे रिपोर्टर के रूप में, अनिल झा, और ऐसे तमाम लोग, देशबंधु तो इस चीज़ की नर्सरी था। ललित जी बहुत सक्रिय हुआ करते थे उस दौर में। सुनील कुमार जी का बड़ा अच्छा नाम और बहुत ज्ञान, उनसे सीखने लायक व्यक्ति हैं। मैं अपने जीवन में यदि
पत्रकारिता में किसी से प्रभावित हूँ तो सुनील कुमार जी, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी मेहनत और जिस तरह से वो अपने पेशे के लिए जूझते हैं, वो एक बहुत सीखने वाली बात रहती है। मैंने उनसे भी बहुत सीखा है। रुचिर गर्ग जी जैसे लोग थे, बड़े बड़े, मतलब उस समय बहुत ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जो खबरों के लिए बहुत मेहनत करते थे। हिमांशु जी उस समय जब नए नए आए तो हिमांशु जी भी बहुत, अभी भी उतने सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल और काम का जिस तरह से जिस स्तर पे वो काम करते हैं। तो सारे लोग, संजय द्विवेदी जी हुआ करते थे, तो ऐसे बड़े बड़े लोग उस समय सारे लोग थे। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया आया, सहारा में रुचिर भैया जब ज्वाइन किए, तो उसके बाद उन लोगों ने भी खबरों में एक नया पैनापन लाया। जो उन्होंने प्रिंट में वो काम करते थे, वही उन्होंने अपना तासीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिखाई। पर एकदम शुरुआती दौर की बात करूं, जब 2000 से 2003 की, तो चूँकि अजीत जोगी जी को एक नेशनल मीडिया की बहुत अच्छी, इंटरनेशनल मीडिया की बहुत अच्छी समझ थी, तो उस समय बड़े बड़े जो नेशनल चैनल थे, उन्होंने, नेशनल अखबार थे, उन्होंने अपने यहाँ ब्यूरोज़ खोले। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द हिंदू हो, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। और सीके खेतान साहब उस समय यहाँ पर डीपीआर हुआ करते थे, पहले डीपीआर थे वो, फर्स्ट डीपीआर, तो वो, और सुभाष मिश्रा जी उस समय वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वहाँ पर एक अच्छे, वहाँ पे भी जनसंपर्क में भी एक अच्छे लोगों का एक पूरा महकमा था वहाँ पर। और पत्रकारिता में जो लोग थे, छत्तीसगढ़ के जो लोकल लोग थे रायपुर के, वो अपने आप में मतलब नेशनल लेवल के लोग थे। चाहे रमेश नैयर जी ने नेशनल लेवल पे बहुत नाम किया, नाम रहा उनका, और उनका अनुभव भी रहा। वही हाल भवन जी का था, वही हाल ललित सुरजन जी का था, वही हाल सुनील कुमार जी का था। ये सब मतलब राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, छत्तीसगढ़ में भले ही काम कर रहे थे उस समय। छत्तीसगढ़ भले राज्य नहीं बना था, रायपुर भले ही राजधानी नहीं बना था, लेकिन इनकी जो संपर्क, इनकी जो समझ और इनका जो ज्ञान था, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और उनके पत्रकारों से कमतर नहीं, उनसे बेहतर था। तो वो चीज़ धीरे धीरे उस स्तर से कम होती गई। उसमें मीडिया बढ़ता गया, अखबार आते गए और नए नए पत्रकार आते गए। लेकिन उस समय एक प्रेस क्लब का भी एक बहुत बड़ा नाम था, बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहीं होती थी। और प्रेस क्लब में इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतने बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कि वहाँ जाना लगभग हमारे लिए अनिवार्य जैसा था। रोज़ जाना, रोज़ जाते थे हम, और वहाँ पर बहुत समय व्यतीत करते थे, क्योंकि लगातार बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बड़े बड़े लीडर्स की, बड़े बड़े लोगों की। तो वो एक चीज़ जो है, उसका एक लैकिंग देखता हूँ, क्योंकि आज के युग में सबको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट का ज़माना है। पर इंस्टेंट चीज़ का फिर जो हाल होता है, वही हाल लोगों का भी हो रहा है। लोग जितनी तेज़ी से आते हैं, जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, उतनी तेज़ी से बाहर भी हो जाते हैं। तो ये एक मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है कि मेरी जो समझ है वो गलत हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसी मेहनत, जो मैं पहले विधानसभा में देखता था, विधानसभा में जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते थे, वो जूझती हुई रिपोर्टिंग करते थे। जो उस ज़माने में रिपोर्टिंग जैसी करते थे, वो लोग आज भी कर रहे हैं, पर नए लोग उनसे उस अनुपात में नहीं सीख पाए, या सीखे 1-2% लोग। सुरेश जी, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आप कभी भी इस जन्म में नहीं बोल सकते हैं कि उनके साथ काम किया गया वो क्षण आप कभी नहीं भूल सकते, कोई एक नाम? ये तो बहुत मैंने उस दिशा में कभी सोचा नहीं। नहीं, मेरा प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोग, हर कड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई एक नाम जो आप बिल्कुल एटेंडम भी सोचेंगे तो वो एक नाम जहन में आता है कि वो एक व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में उसने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने आपको नाम बताया, मनीष गुप्ता। वो अभी जबलपुर दैनिक भास्कर के एडिटर हैं। और मेरे को कभी भी किसी भी तरह का संकट हुआ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, मनीष गुप्ता। तो मनीष गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम और पत्रकारिता का नाम रोशन किया है। एक और प्रश्न, कोई जिंदगी का अब तक का सबसे यादगार इंटरव्यू? जिंदगी का सबसे यादगार इंटरव्यू राहुल गांधी, मीन्स अभी तक का, अभी अभी तो आपका बहुत आगे अभी जाना है। राहुल गांधी जी का इंटरव्यू। जैसा राहुल गांधी जी के बारे में परसेप्शन है, मैंने, अब लोग क्या बोलते हैं
और उसके पीछे क्या लोगों की मंशा है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, उनके परिवार के बैकग्राउंड को लेके भी लोग जिस तरह से बातें करते हैं और राजनीति में जिस स्तर पे जाके बातें हो रही हैं, मैं कांग्रेस की विचारधारा में सहमत नहीं हो सकता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हो सकता सहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बताएं किसी व्यक्ति को इस हद तक उसका चरित्र हनन करेंगे निजी रूप से, जिसमें उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है या वो कहीं से उसमें दोषी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय में राहुल गांधी जी का इंटरव्यू मेरे लिए इसलिए यादगार है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए नहीं कि उनका इंटरव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि वो उस राज्य के भी उस राज्य में भी उनकी सरकार थी जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और उस राज्य में जहाँ मैं इंटरव्यू करने गया था। वो इसलिए महत्वपूर्ण कि जब मैंने उनका इंटरव्यू के लिए मुझे बोला गया तो मैंने रात भर अपनी तैयारी की, और उसके बाद जब मैं फील्ड पे पहुंचा तो ये हुआ कि 40 डिग्री का तापमान था, और वहाँ पर राहुल गांधी जी से जब मैं रूबरू हुआ तो मैंने उनसे बहुत ही एक सहज सवाल पूछा कि मैं आपको क्या बता दूं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अच्छा। और यदि आप बोलेंगे तो ही मैं वो पूछूंगा, और नहीं बोलेंगे तो नहीं। इतनी साफ गोई से उन्होंने एक जवाब दिया कि आपको जो पूछना है वो पूछिए, जहाँ से पूछना है वहाँ से पूछिए, जैसा पूछना है वैसा पूछिए। मेरा करीब करीब 13 मिनट का इंटरव्यू था, और मैंने उस इंटरव्यू में उनसे जो सवाल पूछे उन्होंने सारे सवालों का सही जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया। मेरी राय में, व्यक्तिगत राय में, मैं राहुल गांधी को एक बहुत ही ईमानदार नेता मानता हूँ, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। उनका दुर्भाग्य है कि वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी की ऐसी छवि बन चुकी है कि उनके लिए चीज़ें टफ होती जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था, वो सभी ने देखा, और हमने भी उस दौर में देखा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने और जो श्री जी के प्रश्नों का उत्तर दिया था। बड़ी साफ गोई से प्रश्न पूछे गए थे और उतने ही साफ गोई से उत्तर भी दिए गए थे। श्री जी, विवाह आपका लव मैरिज हुआ या अरेंज मैरिज हुआ? नहीं, मैं इनको जानता था, और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी मेरे बहुत करीबी थे। तो हम लोग, मतलब मेरे घर की तरफ से इनके परिवार में मैसेज किया गया, उसके बाद फिर जो चीज़ें हुई ना। नॉर्मली ये एक प्रश्न हर जगह प्रचलित है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऑब्वियस एक स्त्री का हाथ होता है। तो अ, आपका सहयोग अभी तक का मतलब कैसा रहा शादी के बाद से? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शादी के बाद मेरा भाग्योदय हुआ है, क्योंकि इनके आने के बाद, मेरे जीवन में आने के बाद हर तरह से मेरी तरक्की हुई, मुझे अवसर मिले। इनके और मेरे बेटे के जीवन में आने के बाद मेरे पारिवारिक स्तर में, मेरे सामाजिक स्तर में, आर्थिक स्तर में बहुत वृद्धि हुई। तो मैं इस बात के लिए बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये लोग मेरे साथ हैं, और इनके आने से मेरे जीवन में सब तरह की मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो प्राप्त हुई। तो यकीनन अगर आपका विजन क्लियर है और अगर आपके जो विचार हैं वो क्लियर हैं, तो ये चीज़ें ज़िंदगी में भी आपको रिजल्ट देती हैं। और हमने अमूमन देखा है कि श्री जी कभी भी डिस्टर्ब या फिर या कहें कि कभी भी स्कैटर्ड नहीं दिखे। आप हमेशा वेल मेंटेन्ड, जैसे कि एकदम साफ सुथरा नहा धो के बैठे हैं। हमने नॉट इवन चैनल्स पे, मैं निजी रूप से आपको एडमायर करता हूँ। आपको पता है, मैं कई बार जब भी आपके ऑफिस में आके आपसे मिलता था या किसी प्रोग्राम में या ऐसे भी कहीं बाहर, तो आप हमेशा एकदम फ्रेश कैसे लगते हैं? नहीं, मैं फ्रेश ऐसा मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे रखता हूँ। ये तो हम देखते हैं। बस ये है कि मेरा एक रूटीन है, मेरा मेरा एक फिक्स सिस्टम है, मैं जिसमें काम करता हूँ। मेरा एक फंडा है कि मैं जब भी सोता हूँ उसके 7 घंटे बाद उठता हूँ। यदि बहुत अनिवार्य नहीं है, कहीं बहुत एकदम ज़रूरी जाना नहीं है, तो मैं 7 घंटे की स्लीप ज़रूर लेता हूँ। उसके बाद अभी चूँकि मेरा एक ऑपरेशन हुआ है छोटा सा हार्निया का, तो उसके कारण मेरी एक्सरसाइज वगैरह बंद है।
1.5 घंटा मैं एक्सरसाइज को देता हूँ। उसमें कभी रनिंग, कभी वॉकिंग। नॉर्मली वॉकिंग होती है, तेज चलना, और उसके अलावा फिर थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज करता हूँ, और पूजा करना। ये मेरे जीवन का ना बहुत अनिवार्य अंग है। न्यूज़पेपर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ बहुत, मतलब मेरे घर में 2 न्यूज़पेपर आते हैं, ऑफिस में जाके 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था। शाम के अखबार ज़रूर पढ़ना। सुनील कुमार जी के छत्तीसगढ़ मेरा एक बहुत ही पसंदीदा अखबार है, क्योंकि उसमें मुझे सब कुछ मिल जाता है, और उनके विचार को पढ़ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल चीज़ को लोकल से जैसे कनेक्ट करते हैं। तो एक इतना पढ़ने लिखने वाला पत्रकार, उसको पढ़ लेने से एक फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को कम समय में ले लेते हैं। हाँ, और जो आपने बोला कि आप ऐसे दिखते कैसे हैं, मतलब, तो खाने पीने में भी थोड़ा सा मेरा पहले वैसा नहीं था। अभी मेरा खाने पीने में बहुत नियंत्रण है। उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि शो बिजनेस है। नहीं, ये प्रश्न के पीछे मेरा प्रश्न के पीछे ये मेरा कारण ये था, उत्सुकता ये है कि ये मेरे नहीं, काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं ये, सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में चर्चाएँ होती रहती हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है लोग लोग मीन्स बुढ़ापे की ओर देखते हैं। आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप और जवान होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सामने वाला आपको वैसा दिखता है जैसे आपकी दृष्टि होती है। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये आपकी दृष्टि का वो है। आपकी दृष्टि में मैं ऐसा आपको लगता हूँ, इसलिए उम्र तो सबकी बढ़ रही है, बढ़ेगी। उम्र को कोई रोक सका है क्या? पर आपको उम्र के हिसाब से नहीं सोचना है। आपको यदि आपको कुछ करना है, तो आपको हमेशा सोचना है कि आपको सीखना है। यदि आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होगी, तो आप हमेशा ही यंग रहेंगे। और यदि आप जिस दिन मान लेंगे कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर आपके रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। बिल्कुल, तो ये एक मैसेज क्लियर है कि अगर आपकी सीखने की ललक है और मस्तिष्क पे और इंद्रियों पे जो बोलते हैं आपका कंट्रोल है, क्योंकि इन्होंने योग में भी डिप्लोमा किया है, तो बड़ा ऑब्वियस है एक्सरसाइज और शरीर पे इनका पूरा नियंत्रण है, तो मतलब चेतना पे भी नियंत्रण है। शिरीष जी, अंत में छत्तीसगढ़ और देश के युवाओं को एक संदेश। ये ऐसा सवाल है कि हर कोई पूछता है, और मैं बता भी दूंगा तो उसका बहुत फ़ायदा नहीं है। तब भी आपने पूछा है, तो सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। हर आदमी अपने पैशन से ड्राइव होता है। शाहरुख खान को नहीं मालूम था कि मुंबई में काम कैसे मिलता है। उसको हीरो बनना था तो मुंबई चला गया। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से कोई राजनीति में नहीं है। उनको नहीं मालूम था राजनीति में कैसे टिकट पाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जुनून था। भूपेश बघेल जी के यहाँ भी कोई राजनीति में नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ भी कोई राजनीति में नहीं था। ऐसे मैं तमाम राजनेता गिना सकता हूँ, ऐसे तमाम प्लेयर्स गिना सकता हूँ, सचिन तेंदुलकर, जिनके परिवार में उस तरह के लोग नहीं थे, पर उनका एक जुनून था। आप अपने जुनून का पीछा करोगे, तो आपको सारी चीज़ें फिर बहुत साइड में हैं, मतलब वो आपके लिए खुद ही उपलब्ध होती जाएंगी। आपको उनके पीछे नहीं भागना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम हो, चाहे ख्याति हो, और चाहे आपका अपने कार्य में दक्षता हो। यदि आपका जुनून होगा उस काम के प्रति, उस पेशे के प्रति जो आप करना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। और हर किसी को अपने जुनून का पीछा करना चाहिए, और जुनून के लिए उसको जो मेहनत करनी है, सबसे मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग राजनीति में ऊपर गए हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह देख लीजिए, आप पार्षद से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, वो कहाँ तक गए। भूपेश बघेल जी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, किस स्तर से काम शुरू किया। अमित शाह जी ने किस स्तर से काम शुरू किया। तमाम लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया, लेकिन उन अपनी मेहनत, अपनी लगन के कारण वो आगे बढ़ते गए। और दूसरी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब आपको अवसर मिले किसी का अच्छा करने का, तो उसको चूकना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि अगर अवसर मिले कुछ अच्छा करने का तो चूकना नहीं चाहिए, और यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपके चरित्र में और आपके व्यक्तित्व में। तो शिरीष जी ने तमाम पहलुओं पे बहुत ही विस्तारित चर्चा की है, और उन्होंने अपने ज़िंदगी के जीवन के सभी अनुभवों के बारे में बताया, और उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत सी प्रेरणा मिलेगी, और यकीनन जो उनका संदेश है कि आप अपने जुनून को फॉलो करिए, जो पैशन है उसको फॉलो करिए। यकीनन उसमें आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मेहनत है, क्योंकि जैसा शिरीष जी ने कहा कि शॉर्टकट नहीं है कोई, सक्सेस के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर साफ गोई से, साफ नीयत से अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। श्री जी,
हर गेस्ट से हम हमारे पीपी शो के बारे में फीडबैक लेते हैं कि जो हमने ये पहल शुरू की है विशिष्ट लोगों की जीवन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा प्रकाश जी से परिचय तब हुआ ये जब महाराष्ट्र से यहाँ आए थे और जोगी कांग्रेस का काम सँभालने ने शुरू किया था। तो मुझे तब से ही बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति लग रहे थे ये, और वो काम इन्होंने जिस तरह शुरू किया था, मैंने इनसे पूछा भी था कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? तो जो उन्होंने चुनाव प्रबंधन के संबंध में अपनी विशेषज्ञता के बारे में बताया था। तो तब से ही मुझे लगता था कि इनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों से कनेक्ट होने वाला काम हो। और बीच-बीच में प्रकाश जी अपने जो वीडियोज़ भेजते हैं, तो उसमें मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ देखे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा इनिशिएटिव है। चूँकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत लंबे समय तक काम किया, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समय की बड़ी कमी होती है। आप जो दूसरे सोशल मीडिया देखते हैं, जहाँ पर ऐसी समय की पाबंदी नहीं है, वहाँ पर यदि आपको किसी के व्यक्तित्व को जानना है और उसके बारे में ऐसा कोई प्रोग्राम है, यदि आप उससे इंस्पायर्ड हैं या उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो कम से कम आपको एक जगह पे एक ऐसी चीज़ मिल जा रही है, जहाँ आप उसको शुरू से लेके अंत तक समझ सकते हैं। और वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, यदि आपको प्रेरणा लेना है, यदि आपको कोई काम करना है, यदि आप उनको एडमायर करते हैं तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रकाश जी का ये अभियान है, वो निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। जो स्वराज मिशन का इनका कार्यक्रम है, उसको भगवान भगवान खूब सफलता दे और लोगों की ज़ुबान पर और लोगों के लिए ये एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम के रूप में सामने आए। बहुत शुभकामनाएँ प्रकाश जी आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद शिरीष जी और शिरीष जी को मैं जी तो पहली बात बोला, शिरीष भैया के नाम से ही बात बोलता हूँ और मैं हमेशा इनसे जब से मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ और कंटिन्यू मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी त्रुटि पर मुझे टोका था। तभी मैं समझ गया था कि ये मेरे हितैषी हैं। मुझे याद हो जोगी कांग्रेस के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एक मैसेज में कुछ त्रुटि हुई थी मुझसे और आपने उसको फ़ोन करके रेक्टिफ़ाई करवाया था। मुझे वो दिन याद है। तो बिल्कुल शिरीष जी का व्यक्तित्व तो वैसे ही है। आप भी शिरीष जी से अगर मार्गदर्शन लेना चाहें तो आप इनके वीडियो को देखिए, समझिए और आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। और डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें अपने जीवन के बारे में ढेर सारी विस्तृत बातें बताई। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और अगले शो में हम ऐसे ही किसी खास मेहमान से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए स्वराज मिशन। धन्यवाद।